हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं दीपशिखा सोनी आपका श्रेष्ठ भारत के इस स्पेशल शो में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे शो में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कैप्टन वैभव मित्तल। जी हाँ, इनकी कई कहानियां हैं। ये कोस्ट गार्ड ऑफिसर रह चुके हैं और अब है कमर्शियल पायलट। कई तरह के इन्होंने लाइफ चैलेंजेस फेस किए हैं। आइए जानेंगे इनकी ये इंटरेस्टिंग कहानी। वैभव, आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल शो में। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो वैभव, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। जी। आप एक कोस्ट गार्ड ऑफिसर रह चुके हैं, हाँ अभी जी। आप कमर्शियल पायलट हैं। जी। तो शुरुआत आखिर कैसे हुई थी और कोस्ट गार्ड से कमर्शियल पायलट की कहानी कैसी है? थोड़ा और पीछे जाते हैं। हाँ, हाँ। मैं देहरादून से हूँ, जो उत्तराखंड में पड़ता है। तो वहाँ से एक्चुअली वहाँ पे डिफेंस का बहुत कल्चर है। तो काफ़ी वहाँ पे क्योंकि काफ़ी लोग डिफेंस से आते हैं, इसलिए जब हम बचपन में देखते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम डिफेंस फोर्सेस जॉइन करें। तो उसी रीज़न से मैंने एक मिलिट्री स्कूल जॉइन किया था, दैट इज़ कॉल्ड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। उस स्कूल का पूरा एम है कि लोग एनडीए जॉइन करें। तो सपना तो मेरा भी वही था कि मैं एनडीए जाके एयरफोर्स जॉइन करूँ, बट बीच में ये कैसे शिफ्ट हो गया ये मुझे भी नहीं पता। तो इवेंचुअली मैंने अपना फ्लाइंग कोर्स किया। एक अकेडमी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, वो रायबरेली में है स्थित। वहाँ पे हमने फ्लाइंग सिलेबस ख़त्म किया, कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया। ये हुआ था 2008 में। तो 2008 में से सबको पता है कि रिसेशन मार्केट को हिट कर चुका था एंड जॉब्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो कोई हमें हायर नहीं कर रहा था, देयर नो वैकेंसीज कहीं भी। तो उस वक्त हम लोगों को काफ़ी साल घर पे बैठना पड़ा। मैं इतने साल नहीं बैठा क्योंकि सेम टाइम कोस्ट गार्ड वाज हायरिंग अस, दे वांटेड पीपल, क्योंकि कोस्ट गार्ड एक्सपैंड कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया इन 2010। सो 8 साल मैं कोस्ट गार्ड में था। आई लेफ्ट कोस्ट गार्ड, अर्ली रिटायरमेंट वाज 2018 एंड उसके बाद से मैं कमर्शियल एयरलाइन में एज अ कैप्टन काम कर रहा हूँ। ओके, तो जी। वैभव, रिसेशन टाइम जैसे आपने कहा, तो सभी के लिए बहुत बुरा दौर गुजरा है। जी, फिर बहुत। कोविड का समय आया, जिस समय भी लोगों के लिए बहुत बुरी स्थितियां बनी। जी। तो उस समय आपने क्या कुछ चाहा, अचीव किया या क्या कुछ फेस किया? ऐसे कुछ ट्रबल या ऐसी कोई स्टोरी जो आप हमें बताना चाहें? जी, रिसेशन का जहाँ तक मुझे याद है, बिकॉज़ हम सब काफ़ी छोटे थे, बच्चे थे, हमने बस अपना सिलेबस ख़त्म किया था सीपीएल का, फ्लाइंग के लिए। और बड़े-बड़े सपने थे कि एयरलाइन जॉइन करेंगे, घूमेंगे, लाइफ़ सेट है अब तो पायलट बन के घूमेंगे। तो सोचा तो ऐसे ही था, बट उस समय थिंग्स वर वेरी बैड, क्योंकि किसी को ये नहीं था कि कब नौकरी लगेगी। क्योंकि सबको था कि जब भी नौकरियाँ रिसेशन के बाद द 2010 2011 में, बट कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं था। सो अ लॉट ऑफ पीपल आई नो उन्होंने फ्लाइंग छोड़ ही दिया है। मतलब वो फ्लाइंग छोड़ के अब पायलट नहीं रहे, उन्होंने अपने-अपने कुछ अलग-अलग काम कर लिया है। तो उस वक़्त तो आई थिंक नेगेटिविटी बहुत होती है माइंड में, बिकॉज़ आपके पेरेंट्स ने आप पे इतना ट्रस्ट किया है, इतना खर्चा किया है, बिकॉज़ फ्लाइंग इज़ नॉट चीप, जैसे आपको पता है। काफ़ी पैसा लगता है फ्लाइंग कोर्स करने के लिए, इंडिया में या बाहर जहाँ भी आप करो। तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर पे थोड़ा टाइम बिताना 1 डेढ़ 2 साल, क्योंकि वो थॉट आपको आता है कि दैट नेगेटिविटी हिट्स यू कि इतना पैसा खर्च कर लिया है और अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो आई थिंक दैट टाइम फॉर अस वाज़ वेरी बैड। हाँ। आई थिंक आई वाज़ द फ्यू लकी वन जो जिनके पास जॉब मिल गया, जैसे मैंने कोस्ट गार्ड जॉइन किया, तो जिनके पास जॉब मिल गया था, बट काफ़ी लोग थे जो 4, 5, 6 साल वेट करते रहे। टॉकिंग अबाउट कोविड में लाइक आई सेड हमारा वर्क फ्रॉम होम तो होता नहीं है, तो हम लोग घर पे बैठ के तो काम नहीं कर सकते। एंड कोविड में फ्लाइंग हो ही नहीं रही थी, एयरलाइंस वर नॉट वर्किंग, फ्लाइट्स नहीं उड़ रही थी, तो काम तो नहीं था। तो सैलरीज वर रिड्यूस्ड, सैलरीज काफ़ी कम कर दी थी, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनीज को भी नुकसान हो रहा है, तो वो आपको सैलरी कैसे पे करेंगे। So COVID was equally bad. We were more mature. I think I was older, but because I think बिना काम करे घर में बैठना सबसे मुश्किल मुश्किल जॉब है। उससे उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तो आपने ऐसा टफ टाइम भी देखा है और जी। जी। कोविड टाइम को लेकर कई सारे जोक्स भी थे कि पायलट्स या फिर जो भी कमर्शियल पायलट को लेकर कि इनका वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा, कई तरह। तो एक तरह से कहा जाए कि ये मेंटली भी ड्रेन करने वाला था। मेंटली आई वुड से मेंटली ही ड्रेन है, बिकॉज फाइनेंशियली आई वुड ऑल्सो से कि थोड़ा सेविंग रहता है सबके पास, तो मे बी 4 5 6 महीने आप निकाल सकते हैं अगर आपकी सैलरी ना भी आए। फॉर मी एज आई रिमेम्बर 1.5 साल तक मेरा सैलरी नहीं आया था, तो 6 महीने तो मैंने किसी तरह कर लिया काम, बट उसके बाकी का जो 1 साल था वो बहुत मुश्किल पड़ा मुझे भी। एंड मेंटली इट्स वेरी टायरिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज आप कुछ कर नहीं रहे हो।
आपका एक जॉब प्रोफाइल है जिसमें आपको फ्लाइंग आपका उसमें आता है। अब आप 1.5 साल तक फ्लाइंग नहीं कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो, तो अगर आपका कुछ और जॉब प्रोफाइल होता तो शायद आप इंटरेस्टेड रहते कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ और कर सकते हैं। बट क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आप और भी और कुछ भी नहीं कर सकते, सो मेंटली इट गेट्स वेरी टैक्सिंग। सो ऐसे जो यंगर्स हैं ये, उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि अगर उन्होंने एज अ फ्लाइंग कैरियर चुना है, उनके पास भी टफ टाइम है, हर किसी के पास जॉब नहीं है, बट वो क्या कर सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक, और आपको उनको क्या मैसेज देना है कि आप क्या और चूज कर सकते हैं, क्या रास्तों को और अपना सकते देखिए, हैं? जिसको ये चूज करना है बिल्कुल चूज करे, पर बहुत सोच समझ के चूज करे, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी प्रोफेशन। इट डिमांड्स अ लॉट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। यू नो, यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली फॉर अ लॉट ऑफ पीरियड, आप घर पे नहीं रहते हो। तो वैभव, हम चैलेंजेस की बात करें तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए कोविड टाइम में या रिसेशन टाइम में, और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो आप बताना चाहें हमारे यंगर्स को, उससे मोटिवेशन मिल सके? चैलेंजेस तो बहुत रहे हैं। आई थिंक 2008 से शुरू होके 18 तक एक था चैलेंज। उसके बाद मैंने फाइनली सोचा कि मैं कोस्ट गार्ड छोड़ रहा हूँ, तो मैं सिविल एविएशन ज्वाइन करके अब मैं कैप्टन बनूंगा। फिर उसके बाद कोविड आ गया। 2020 से वापस 3 साल चैलेंज नंबर 2 शुरू हो गया। आई थिंक नाउ अब मेरी लाइफ थोड़ा सेटल्ड है। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा लाइफ जी रहा हूँ अब जाके। बाकी यंगस्टर्स का जो है, आई थिंक जिनको आना है, पायलट बनना है, सिविल एविएशन करना है, वो बिल्कुल आए, बट ये सोच के आए कि चैलेंजेस रहेंगे। लाइफ इतनी आसान नहीं है, इतनी ग्लैमरस नहीं है जितने बाहर से लोगों को लगता है कि बहुत ही अय्याशी कर रहे हैं, बहुत ही मजे से रह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कितने घंटे की ऐसी आपकी फ्लाइंग हो जाती है? सबसे लंबी फ्लाइंग आपने कौन सी की है, और आपको क्या मजा आता है या आपको लगता है यार छोड़ देना चाहिए, एक दिन सुबह उठकर सोचते हो कि नहीं जाऊंगा, मतलब नॉर्मल? देखिए, मजा तो आता है, ये तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मजा आता है। बट लंबी फ्लाइट ऑल्सो डिपेंड्स आप कौन से एयरक्राफ्ट में। जो मेरा एयरक्राफ्ट है उसमें आई थिंक 6-6.5 घंटे। बट यू हैव बिगर प्लेन्स जो आपके दे ट्रैवल टू बिगर डेस्टिनेशंस, जो आपके ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये सब। सो वो प्लेन्स अलग है, दे कैन फ्लाई फॉर 15-16 आवर्स, मे बी मोर। तो वैभव, आप कई सारी लंबी फ्लाइंग्स करते हैं, तो सबसे लंबी फ्लाइंग अगर ऐसा देखा जाए कौन सी थी, और मेमोरेबल ट्रिप कहें या फिर एक अच्छा शहर या एक अच्छा विदेश जहाँ पे आपको जाकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ मुझे फ्लाई बार बार करना चाहिए, ऐसा कुछ था? देखिए, पायलट बनने से पहले तो मैं नेपाल तक भी नहीं गया था। तो जितना भी मैं गया हूँ वो मैं पायलट बन के ही गया हूँ। बट यस, आई हैव फ्लोन टू आपके सिंगापुर, आपकी थाईलैंड की डेस्टिनेशंस हो गई, बैंकॉक, फुकेट, एंड गल्फ में काफी जगह, आपका दुबई, अबू धाबी, दोहा। मेमोरेबल तो हर ट्रिप होती है, आई वुड से, ऐसा नहीं है, बिकॉज वी रियली लुक फॉरवर्ड बाहर जाने के लिए, क्योंकि यू नो थोड़ा हमें टाइम ऑफ मिल जाता है कि हम अपने घर से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, एंड वी कैन एंजॉय द ट्रिप, गो टू प्लेसेस। तो इट्स अ नाइस प्रोफेशन। अगर आप ऐसा देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, घूमने फिरने को मिलता है, आप नई नई जगह जाते हो। आई वुड एग्री विद दैट, वो सही है, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो, इट टेक्स अ डिमांड अ लॉट आउट ऑफ यू। आपकी फ्लाइट्स रैंडमली होती हैं। वी डोंट हैव अ 9 to 5 जॉब कि आपको रोज सुबह 7 बजे उठना है और आप रात को 11 बजे घर वापस आ जाओगे। तो आई थिंक जितने भी नए लोग चाहते हैं बनना, बिल्कुल बनिए। इट्स अ वेरी गुड जॉब। यू नो, यूनिफॉर्म पहनने को मिलता है, जो बहुत बड़ा यू नो रीजन है लोगों के लिए। इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रोफेशन, आई वुड से, इट्स नॉट अ डेली प्रोफेशन। काफी अच्छा लगता है आप जब किसी को बताते हैं कि मैं पायलट हूँ। सबसे पहले एटलीस्ट आई थिंक पायलट सबसे पहले अपने नाम से पहले यही बताते हैं कि मैं पायलट हूँ, और उसके बाद अपना नाम किसी को बताते हैं। तो एक अच्छा फीलिंग आता है यूनिफॉर्म पहन के। एक अच्छा प्रोफेशन है मेरे ख्याल से। इट्स अ हाई पेइंग जॉब, या इट्स नॉट अ, यू नो, इट्स अ हाई पेइंग जॉब। सैलरी काफी अच्छी है अगर आप बाकी प्रोफेशन से कंपेयर करें तो, बट ऑल्सो यस, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो एक सवाल आता है, जब हम फ्लाइंग एविएशन में देखते हैं तो बीइंग अ पायलट, जो वहाँ पे सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो स्पेशली लोगों को बताती है एयर होस्टेस, तो आप लोगों को वो सब कितना ज्यादा उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कितनी चीजें फॉलो होती हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि रोज जाते हैं और हथेली पर जान रख कर निकल रहे हैं, ऐसा होता है? आई थिंक जितने सेफ्टी फीचर्स वो आपको बताते हैं ना, उससे 10 टाइम्स और सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं फॉर एवरी फ्लाइट। सो इट्स नॉट कि यू नो ऐसे ही हम चले गए हैं एंड बिकॉज हम रोज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर लॉट ऑफ सेफ्टी फीचर्स व्हिच आर अंडरटेकन बाय द कंपनी। हमारी इंडिया की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है,
DGCA, वो हमें कुछ बताती है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। देन कंपनी टेल्स अस कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। ऑल्सो द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर टेल्स अस कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी। ओके। मतलब बाकी अगर मैं बोलूँ तो बाकी कुछ चीज़ें हैं, बट मेजरली इट्स अबाउट सेफ्टी, बिकॉज इतने सारे पैसेंजर्स हैं, उनकी जान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप बैठ रहे हैं फ्लाइट में, तो आप यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं सही सलामत पहुंच जाऊं, राइट? तो सेफ्टी ही सेफ्टी है, और बाकी जो चीजें हैं वो छोटी मोटी हैं, बट मेजरली एवरीथिंग वी डू फ्रॉम अ टाइम वी गेट आउट ऑफ द हाउस, जब हम घर से निकलते हैं किसी भी फ्लाइट के लिए, और हम सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कर करके एयरक्राफ्ट बंद करके गाड़ी में बैठते हैं कि चलो अब घर चलते हैं, तब तक सिर्फ सेफ्टी है। ओके। तो कॉकपिट की बात करें, जी। कॉकपिट एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है बिल्कुल। जहाँ नॉर्मल पर्सन तो जा ही नहीं सकता। एयर होस्टेस के लिए किस हद तक वहाँ पे लिमिट होती है, या वो फ्रिक्वेंटली जा सकती है, पहला सवाल है। दूसरी चीज़, हम देखते हैं फिल्मों में कि लीवर खींचा और फ्लाइट उड़ गई तो क्या सच में ये होता है कि लीवर खींचा और उड़ गई, या फिर क्या चीज़ें होती है, मतलब जो हम बता सके ऑडियंस को? जी, आइडियली तो देखो लीवर खींचते हैं फ्लाइट उड़ जाती है। हाँ, तो ओके तो मतलब ये आपका सच कहना है। गलत नहीं है, हाँ, हाँ। बट उसके आगे पीछे बहुत कहानी है। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है, बट यस, अगर आप बेसिक प्रिंसिपल पूछें, हाँ, तो हाँ। बेसिक प्रिंसिपल यही होगा कि अगर आप ऐसे इसको ये कंट्रोल कॉलम को खींच रहे हैं, हाँ। तो प्लेन टेक ऑफ हो रहा है। ओके, Yes. मतलब रनवे पे इतनी चलती है, इतनी देर रनिंग होता है, उसके बाद फ्लाई करती है फ्लाइट। तो अगर कहें उसमें इतनी सारी बटन्स होते हैं कॉकपिट में, तो सब यूज होती हैं कि क्या वो बटन्स का क्या स्पेसिफिकली अगर कहें? एक टाइम पे सब यूज नहीं होती, ओके। एक टाइम पे सारी यूज नहीं हो रही है। हम्म। वो सारी बटन दिए गई हैं फॉर डिफरेंट टाइम्स। ओके। सबका अपना अपना यूज है, हाँ, हाँ। सबका अपना काम है, हम्म। बट एक टाइम पे हम सब यूज नहीं कर रहे। ओके। तो ऐसा तो नहीं है कि और किसी प्लेन में नॉर्मली दो लोग फ्लाई करते हैं, एक कैप्टन और एक को पायलट। को पायलट नॉर्मली थोड़ा जूनियर रहता है, एंड तो हम सारे जितनी मशीनरी है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। ओके। यस, एट द किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे टेक ऑफ फेज हो, आप क्रूज में हो, डिसेंड कर रहे हो, टेक ऑफ कर रहे हो, लैंड कर रहे हो, पर हम मॉनिटर जरूर कर रहे हैं। वो काम है, बट सारे बटन एक साथ में आप यूज नहीं कर रहे हैं। ओके। कैबिन क्रू जो है उनका कॉकपिट यस बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, किसी को भी अलाउड नहीं है कॉकपिट में अंदर घुसना। कैबिन क्रू का आना आई वुड से कि बहुत कम है। वी कॉल देम फॉर ब्रीफिंग्स, ठीक है? अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है, कुछ इमरजेंसी हो गई, हमें कुछ मैसेज कन्वे करना है, तो उसके लिए हम उनको बुलाते हैं, बट उनका भी आना जाना काफी रिस्ट्रिक्टेड है। यस। कई बार हम सुनते हैं कि ऑटो पायलट मोड पे चल रहा था एयरप्लेन, और कई बार इमरजेंसी में भी ऐसा होता है, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होती है, या कभी भी ऑटो पायलट मोड में डालते हैं? एंड सेकंड थिंग, कई बार इमरजेंसी होती है कि पायलट को हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी ऐसी इमरजेंसी हो सकती है, तब क्या आप लोगों की प्रिपरेशंस होती है, क्या किस तरह से आप तैयार होते हैं? जी, आई थिंक एक बहुत मेजर मिथ है ऑटो पायलट को लेके कि पायलट्स तो कुछ करते ही नहीं है, प्लेन उड़ा ऑटो पायलट पर लगाया और अपने आप पहुंच जाएगा। सी, एक ऑटो पायलट एक सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है हमें, ठीक है? कि अगर आपकी लंबी फ्लाइट है, तो आप सपोज फॉर एग्जांपल 5 घंटे की फ्लाइट है, ठीक है? आप 5 के 5 घंटे उसको मैन्युअली फ्लाई नहीं कर सकते, इट विल गेट वेरी टायरिंग। इन अर्लियर डेज ऐसा होता था, जब ऑटो पायलट नहीं था, तो आप जितना भी, पर फ्लाइट भी छोटी होती थी, इतनी लंबी फ्लाइट नहीं होती थी। आज भी अगर ऑटो पायलट नहीं है तो लोग उड़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें पास एक सपोर्ट सिस्टम दिया है कि आपको मैन्युअली नहीं फ्लाई करना पड़े 5 घंटा, क्योंकि ऑल्सो एट द सेम टाइम हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर करना है। तो एक वो सपोर्ट सिस्टम है जो हमारी हेल्प करता है प्लेन को मेंटेन करने के लिए, उसका ऑल्टीट्यूड हो गया या स्पीड हो गया या उसका लेवल हो गया, तो मेंटेन कर रहा है ऑटो पायलट, हमें सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। पर सब काम ऑटो पायलट कर रहा है, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये बिकॉज बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अब तो ऑटो पायलट है तो आप क्या करते हैं, अब तो सब कुछ प्लेन अपने आप ही करता है। यस, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट वही करे ऐसे जरूरी नहीं है। ओके, तो वैभव क्या रेगुलेशंस, हम बैठ के सोते नहीं हैं ओके तो क्या रेगुलेशंस बेसिकली फॉलो हाँ, होते हैं जी, कॉकपिट के जी, अंदर? जी। मतलब एक जनरल वे पे पूछ रही हूँ कि कैसे रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आपको मैन्युअली खुद फॉलो करने पड़ते हैं एज अ सीनियर पायलट? अपने को पायलट से क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है? बिकॉज हम देखते हैं पायलट्स कॉकपिट से छोड़कर बीच में आते हैं, बाहर लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, उस समय आप कैसे हैंडल कर रहे होते हैं फ्लाइट्स को? और बीच में हमने देखा है कि इमरजेंसी होती है, वेदर कंडीशन ठीक नहीं होती है, और बहुत ज्यादा
फ्लाइट्स को बहुत फेस करनी पड़ती है चीजें, तब आप लोगों का क्या स्टेप्स रहते हैं? स्टार्ट करते हैं आपके रेगुलेशंस या फिर सिक्योरिटी मेजर्स से। हम्म आपका पूरा का पूरा एक बुकलेट रहता है, हम्म यू नो, विच टेल्स यू अबाउट आपकी एसओपीज, आप इमरजेंसी में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी हम्म सिस्टम जो एक सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। हम्म तो पूरा एक बुक रहता है, इनफैक्ट काफ़ी बुक्स रहते हैं एक बुक हम्म नहीं, काफ़ी बुक्स रहते हैं हर हर जहाज की। एनी प्लेन यू फ्लाई उसकी अपनी अपनी बुक्स होंगी, हम्म ठीक है। ये तो गए एक जनरल कि अगर मैं XYZ कोई प्लेन उड़ा रहा हूँ उसकी बुक्स में क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो वो आपको पूरा याद तो नहीं होना चाहिए, बट हाँ काफ़ी हद तक आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लिखा है, ओके क्योंकि अगर मुझे इमरजेंसी में ढूंढना है तो मुझे कहाँ ढूंढना है। ओके देन कम्स एयरलाइन आपसे क्या क्या चाहती है। हम्म एयरलाइन चाहती है कि आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप वेदर में उड़ा रहे हो तो कितनी सीनियरिटी होनी चाहिए, हम्म ठीक है। तो एयरलाइंस के अपने रेगुलेशंस हैं जो हम्म जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हम्म फिर आती है डीजीसीए। डीजीसीए आपका है इंडियन रेगुलेशन अथॉरिटी, जो एक गाइडलाइन देती है एयरलाइंस को कि यार अगर आपको ये चीज़ें मुझे चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो रेगुलेशन बहुत सारे हैं, इट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक ही स्टेप ऑफ रेगुलेशन है। देयर आर डिफरेंट सर्कल्स, डिफरेंट स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो इन एवरी फ्लाइट। बाहर आने का है तो यस वी नॉर्मली हम बाहर नहीं आते हैं जब तक रिक्वायरमेंट नहीं हो, बट अगर कभी रिक्वायरमेंट हो तो हम पूरा को पायलट को गाइड करके आते हैं, या को पायलट बाहर आ रहा है तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज आई विल बी अलोन इन द प्लेन। तो हम बाहर आते हैं, पूरा गाइड करके आते हैं कि 5-7 मिनट में विल यू बैक एंड प्लीज इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ इमरजेंसी होगा तो बता सकते हैं। ऑल्सो यू सेड किसी को हार्ट अटैक आ गया या फिर कोई अवेलेबल नहीं है, यस ये सब हो चुका है, ये सब हो सकता है। सो वी आर ट्रेन फॉर दैट, वी आर ट्रेन फॉर दैट कि सपोज इफ टुमारो हमने टेक ऑफ किया, हम कहीं जा रहे हैं एंड आई एम नॉट अवेलेबल और समथिंग हैपेंस टू मी, सो माय को-पायलट इज सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, ही इज बीन ट्रेन फॉर दिस इमरजेंसी, वो वापस आराम से एयरक्राफ्ट लेके लैंड करवा देगा। ओके उसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। ओके तो अगर कहें तो बैड वेदर कंडीशन कभी आपने फेस की है, कभी जी। लगा हो कि शायद आज तो हम उतर नहीं पाएंगे, जमीन पर छू नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ लगा? क्योंकि मोस्टली समुंदर के ऊपर जी। के ऊपर से आप लोग फ्लाई करेंगे, तो लैंड हो तो शायद डर ना लगता हो, या समुंदर के ऊपर उड़ना ज्यादा डेंजरस लगता है, क्या है मतलब क्या चैलेंजेस होते हैं देखिए इस दौरान? बैड वेदर जितना आपको डर लगता है इक्वली हमें भी डर लगता है। ओके मैं आपको साफ बता दूं, हाँ वी ट्राई टू एक्ट कि बिकॉज हमारे साथ बहुत हो रहा है तो हमें तो इसकी आदत है, ऐसा हाँ कुछ नहीं है। जब वेदर खराब होता है वो आपके लिए भी डरावना है, हमारे लिए भी डरावना है, हम्म ठीक है। यस बिकॉज मैंने काफी पास से उसको देखा है एज अ पायलट, तो शायद मुझे पता है कि कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर आई हैव बीन ट्रेन फॉर इट, फॉर टर्बुलेंस कंडीशंस, फॉर बैड वेदर कंडीशंस। बट ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लग रहा है। ओके ओके, नाउ वेदर में फ्लाइंग करना इज अ, कभी कभी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे अगर आप लैंड करने जा रहे हो बॉम्बे में और आप नीचे आना है, आपको नीचे आके लैंड करना है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा वेदर क्रॉस करना पड़े, ठीक है। समटाइम्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे फ्लाइट, नॉर्मल फ्लाइट में आप सामने वेदर देख रहे हो तो हम लेफ्ट या राइट ले सकते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि आपको हर बार वेदर के अंदर घुस के ही फ्लाई करना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पर यस वेदर फ्लाइंग इज डिफिकल्ट एंड वेदर में सबको डर लगता है। एंड वेदर का इशू ये है कि वो आपको माफ नहीं करता। वेदर किसी को माफ नहीं करता है। अगर आप घुस रहे हो और सोच रहे हो कि भाई मैं तो रोज फ्लाई करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ओके तो उसमें भी लेफ्ट राइट लेते हैं, तो रेडार आपको उसके लिए जी। गाइड करता है? रडार हमें गाइड करता है, हमारे पास भी प्लेन में एक वेदर रडार होता है इन मोस्ट प्लेन्स, तो वो भी हमें वेदर दिखाता है आगे का, सारा नहीं दिखाता तो कभी कभी नहीं दिखाता, बट काफी हद तक एक वेदर दिखाता है। सो व्हिच फ्लाइंग इज मोर डिफिकल्ट, नाइट और डे? कुछ लोगों को नाइट फ्लाइंग बहुत पसंद है, कुछ लोगों को डे फ्लाइंग बहुत पसंद होती है, बट एज अ ह्यूमन लॉजिकली आई वुड से नाइट फ्लाइंग इज डिफिकल्ट, या बिकॉज दिन में आपको काफी हद तक आपके सेंसेस काम कर रहे हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है। नाइट फ्लाइंग में आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पे ही डिपेंडेबल हो। ओके Yes. ओके तो ऐसा एक तो कहा जाए ह्यूमन नेचर है कि रात होती तो अक्सर नींद आती है लोगों को नहीं, हमें भी नींद आती है। कभी ऐसा हुआ है? फिर आप क्या उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? कॉफी पी रहे हैं। अच्छा कॉफी पीते रहते नहीं, हैं। so rules and regulations also are there for that also. हाँ तो आपकी जब भी रात की फ्लाइट है, यू शुड बी वेल रेस्टेड सो दैट आप फिजिकली आप अवेलेबल हो। तो इसलिए पायलट सब टाइम पे सो सकते हैं, सब टाइम पे सो सकते हैं। हमें बस बिस्तर चाहिए, हम कभी भी सो सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि ये फ्लाइट्स में कोई सीक्रेट रूम्स होते हैं, ऐसा क्या वो नहीं सच में होते हैं? नहीं, सीक्रेट रूम्स नहीं होते हैं, बट लंबी फ्लाइट्स, जो प्लेन लंबी फ्लाइट्स कर रहे हैं 15-16 घंटे की, उसमें बंक बेड्स होते हैं।
ओके। सो दैट आफ्टर जितना टाइम पायलट का हो गया है उसमें डिवाइड करते हैं वो टाइम कि 16 घंटे हम कैसे 3 या 4 पायलट में डिवाइड कर सकें। तो वो डिवाइड कर जिसका ड्यूटी ऑफ हो गया है वो जाके थोड़ा रेस्ट कर सकता है। सीक्रेट रूम नहीं, इनको बंक रूम बोलते हैं, बट होते हैं। नहीं, करेक्ट। आपने न्यूज़ में देखा होगा, वो सुना भी होगा, जी लिखा जी हुआ जी। कि सीक्रेट रूम्स होते हैं, वहाँ एयर होस्टेस ये काम करती है, इस तरह सस्पेंस छोड़ देते हैं। तो उस पे आप क्या रिएक्ट करना चाहोगे ऐसे, देखिए या? ये तो जो रूमर है ये सदियों पुराना है, तो अच्छा। इसमें हम बात नहीं करते। हाँ, बट हाँ। यस, दैट रूम इज देयर सो दैट जिसका ड्यूटी खत्म हो गया है वो जाके रेस्ट कर सके। ओके। तो वैभव, एक और सवाल है। मैंने 12th तक के अगर कहा जाए तो बायो ग्रुप से रही हूँ, मैंने जी फिजिक्स पढ़ा है, जी। तो क्या फिजिक्स का उतना यूज हमें मिलता है फ्लाइंग के दौरान? इट्स लाइक अ एजुकेशनल क्वेश्चन, बट देखिए सीपीएल फ्लाई पायलट बनने के लिए मैथ्स और फिजिक्स चाहिए ओके। 12th में। अब कितनी जरूरी है हाँ, हाँ। ये तो आई थिंक इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट हाँ जरूरी थोड़ा समझने के लिए एक्चुअली द टेक्निकलिटी है हाँ। जो हमें पढ़ाया जाता है शुरू में हम्म। कि प्लेन कैसे उड़ता है, सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, हम्म। लिफ्ट कैसे काम करता है, ड्रैग कैसे काम करता है। सो सब फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड ओके। है, इट्स नॉट टोटली डिफरेंट। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है पायलट बनने के लिए उसमें वो मांगते हैं कि 12th में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। यानी सारे फिजिक्स के साइंस आप लोग यूज कर लेते हैं? वो मर्जी है, नहीं करना चाहो तो ना करो, बट Okay. काफी हद तक मतलब काफी वो हद तक यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन हमें वहां नजर आता है। हाँ वो मल्टीप्लिकेशन आपको हाँ। आना चाहिए, यस, पर ये तो सबको आता ही है, तो इतना तो सबको नहीं आता है। ही है, ओके। तो चले चलते पर चलते। बेसिक मैथ बेसिक फिजिक्स ओके। इतना टफ नहीं है। सो यू आर लाइक, आपको बहुत अच्छी फिजिक है, आपकी अच्छी हाइट है, एवरीथिंग। आप एनडीए भी आपने क्लियर किया है, जी तो जी आपने जी। फौज में जाना क्यों नहीं चूज किया? देखिए एम तो यही था, हम हम्म। चाहता तो मैं यही था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, ठीक हम्म। है, तो उसी के लिए मैंने एनडीए क्लियर भी किया था। इनफैक्ट मेरा रैंक भी आ गया था, मेडिकल भी पास था, मैं बस वेट कर रहा था कि मैं एनडीए ज्वाइन करूं। हम्म। उसी वक्त, तब वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो हम्म। उसी वक्त किसी ने बताया हमें सिविल एविएशन के बारे में, ओके। एंड हमें ऐसा बताया गया था कि 10 लाख लगाओ 2 लाख रुपए सैलरी पाओ, अच्छा। ठीक है, ये उसका स्टेटमेंट था कि 10 लाख इन्वेस्ट करो और हाँ। 2 लाख रुपए आपकी सैलरी आएगी। घाटे का सौदा। सो नाउ कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर था। ओके। तो मैंने इन्हीं शब्दों में अपने फादर के पास गया और हम्म। मेरे पापा को यही बोला कि पापा एक सीपीएल करके चीज होती है, हम्म। सिविल फ्लाइंग, हम्म। 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है और 2 लाख रुपए रिटर्न है हर महीने। सो आई ओके। थिंक मेरे पापा भी इसलिए मान गए। ओके। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रिसर्च किया था, हम्म। एंड ऐसा नहीं है मुझे एनडीए से कोई दिक्कत नहीं था, इनफैक्ट एयरफोर्स से भी कोई इशू नहीं था, हम्म। बट ये थोड़ा नया चीज था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। हम्म। उस वक्त देहरादून में इतना एक्सपोजर नहीं था, लोगों को इतना पता नहीं था। हम्म। सो इनफैक्ट आई वाज लिटिल क्यूरियस एज अ चाइल्ड कि ये क्या होता है सिविल एविएशन, एंड इज इट बेटर फ्रॉम डिफेंस फ्लाइंग, क्या एयरफोर्स ज्वाइन करने से अच्छा ये बेटर है कि नहीं है। हम्म। तो उस वक्त इतना ऑनेस्टली अब मुझसे कोई पूछता है तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज उस वक्त मैंने इतना सोचा नहीं था इस बारे में, एंड आई थिंक पापा को ये लगा कि ही इज इंटरेस्टेड, शायद इसका मन नहीं है एनडी जाने का, तो उन्होंने भी ज्यादा कुछ कहा नहीं। ओके। तो एंड नाउ आई एम हियर। तो ओके। सो वैभव, अब आप एज अ पायलट वर्क कर रहे हैं, जी आप कोस्ट गार्ड में रहे हैं, जी मेंटल हेल्थ जिस पे आजकल हर जगह बात जी। होती है, यहाँ पे आपको कितनी स्ट्रांगली इस चीज पे बिलीव है, और क्या सोचते हो कि किस तरह से यहाँ पे आपको स्ट्रांग बनाया है इस फील्ड ने मेंटल हेल्थ पे, और आपका कोई मैसेज हमारे यंगस्टर्स के लिए कि मेंटल हेल्थ पे किस तरह से काम करना चाहिए, बिकॉज कई सारे इश्यूज आजकल आ रहे हैं, राइज हो रहे हैं। सी आई थिंक सिविल एविएशन में हम्म। मेंटल हेल्थ की जरूरत बहुत है, बिकॉज हम्म। आप रोज नए लोगों से मिल रहे हो, हम्म। और एक कंडक्ट है, आपको वैसे ही अपने आप को कंडक्ट करना है। हम्म। आप किसी पे गुस्सा नहीं हो सकते, या बुरा नहीं मान सकते, या गाली नहीं दे सकते हम्म। कि मुझे आज इसके साथ मन नहीं फ्लाई करने का, मैं इसके साथ फ्लाई नहीं करूंगा, आप हम्म। ऐसा नहीं बोल सकते। ओके। तो बिकॉज आपका रोज को पायलट अलग होगा, कैप्टन हम्म। अलग होगा, कैबिन क्रू अलग होंगे, हम्म। पैसेंजर्स अलग होंगे, हम्म। एंड सबका अपना अपना है चीजें हैंडल करने का। हम्म। तो आपको रोज अलग हम्म। अलग तरह के लोग मिलेंगे। हम्म। सो मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, ओके। वेरी स्ट्रांग, बिकॉज आपको नहीं पता कि दूसरा बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, हम्म। या दूसरा बंदा किसी इमरजेंसी में कैसे हेल्प करेगा मेरी, राइट। तो उस वक्त आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके। बट ऑल्सो आई थिंक मेंटली स्ट्रांग मुझे डिफेंस ने काफी कुछ सिखाया है,
बिकॉज वहां पे आपको सेम लोग मिलते हैं रोज, पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। तो ये फर्क है। इवन इफ यू डोंट लाइक दैट पर्सन, आपको उसके साथ बैठ के हंसना ही पड़ेगा। मतलब आज के जनरेशन जो इतना ज्यादा डिप्रेशन वगैरह प्रॉब्लम से गुजर रही है जी, तो उनको लेके आप क्या, मतलब आपके हिसाब से उसे कैसे फाइट करना चाहिए? बिकॉज इट्स अ रियल थिंग कि इट्स अगर अ कोई रियल थिंग, बट आई डिप्रेशन। थिंक हाफ ऑफ इट इज नॉट रियल। ओके। या आई थिंक रियल है। आई टोटली एग्री। मैं नहीं हंसूंगा इस बात पे कि डिप्रेशन नहीं होता है या मेंटली लोग की हेल्थ खराब नहीं होती है, बट आई थिंक मोर देन हाफ ऑफ इट इज नॉट रियल। आई थिंक हमारे पास इतना खाली टाइम हो गया है कि हम अगर खाली बैठ के कुछ सोच भी रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें डिप्रेशन है या मेंटली हम स्ट्रांग नहीं है या मेंटली हेल्थ हमारी हिली हुई है और वी नॉट एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे बिकॉज आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो। ओके। ओके, इट्स नॉट दैट कि मेंटली यू आर वीक इसलिए आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। इफ यू गिव इट सम टाइम, यू वर्क फॉर इट, आई थिंक यू कैन इजीली हैंडल इट। ओके। तो एक एक्सक्यूज हमें मिल गया है। आई थिंक आजकल हम बहुत इजीली वी गिवन टू डिफिकल्टीज एंड सिचुएशंस। तो एक एक्सक्यूज मिल गया है कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं सैड हूँ लाइफ में, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो मैं मेंटली डिप्रेस्ड हूँ। ओके। या तो एक नया सवाल, रिलेशनशिप। तो फिलहाल आप किसी रिलेशनशिप में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसको लेकर आपकी क्या सोच है? और आजकल नहीं, मैं जो बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं रिलेशनशिप में रहूं, बिल्कुल Okay. चाहता हूँ, बट तो आजकल- अनफॉर्चुनेटली नहीं हूँ। ओके, तो आजकल जो जनरेशन जी। रिलेशनशिप को लेकर चल रही है, लाइक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, जी। सिचुएशनशिप और कई सारे नाम आते जी, हैं, जी। यू नो। तो बीइंग अ यंग पर्सन, आपके भी कुछ थॉट होंगे इस पे जी। कि यार चलो कि इस पे ये थॉट है, नहीं ये चीज सही नहीं है, तो नहीं, क्या बिल्कुल लगता है सही है, आपको? नहीं, क्या सही, बिल्कुल किस सही हद है। तक चीजें सही है? बिकॉज देखिए, मेरा इस पे थोड़ा मानना जो है वो कॉन्ट्ररी है नॉर्मल लोगों की सोच से। आई थिंक जब तक दो लोग इन्वॉल्व हैं और अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, आई थिंक तीसरे बंदे का या बंदी का उस पर कमेंट करना इज नॉट राइट। ओके। Okay, I know it's a generation thing. People are going for short-term relationships and situationship जैसे आपने बोला। बट सी आई कांट से कोई चीज, पहले हमारे जमाने में, हमारे पेरेंट्स के जमाने में एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और शादी हो जाती थी, राइट। हम बात करते थे, फॉरेन में हम देखते थे कि लिव इन चल रहा है कि ऐसे कौन कैसे ये कैसे रह सकते हैं बिना शादी करे साथ में, राइट। तो हमारे लिए वो गलत था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, ठीक है। अब पेरेंट्स ने जैसे अब वो बोलते हैं कि हमने देखा भी नहीं था, तुम्हारे पिताजी को तो हमने देखा भी नहीं था शादी से पहले और शादी कर ली, राइट। तो वो सब भी गलत था। तो वो इस जनरेशन थिंग उस वक्त ऐसा होता था, ठीक है। अभी ये चल रहा है, हम बीच में कहीं फंस गए हैं, हमें पता नहीं कि हम किस जनरेशन में क्या करना चाहिए। बट आई थिंक उसमें कमेंट करना इज नॉट राइट कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। सबका अपना, जब तक दो लोग इन्वॉल्व हैं और वो खुश हैं जो भी कर रहे हैं, आई थिंक तीसरे को कमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, तो वैभव काफी इंटरेस्टिंग टॉक रही है आपसे। Thank you. थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज वंडरफुल टू स्पीक टू यू अबाउट इट। तो हमें कैप्टन वैभव मित्तल से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। तो दोस्तों, हम आज मुलाकात की हमने कैप्टन वैभव मित्तल से, और आने वाले एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ आते रहेंगे और कई सारी कहानियां आप तक हम पहुंचाएंगे। देखते रहिए हमारा एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।